हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2001 में आई एक हाइस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी स्वॉर्डफिश को। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया था। अगर कास्टिंग की बात करें तो जॉन ट्रेवोल्टा और हमारे फेवरेट वुल्वरीन ह्यू जैकमैन ने इस मूवी में मेन रोल निभाया है। इस मूवी के अंत में हर इंसान की राय अलग अलग होगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने एक नया चैनल बनाया है कॉर्नर सीट नाम से। ये भी मेरा ही चैनल है जिस पर मेरी ही आवाज होगी। उस चैनल पर मैं हर 2-3 दिन में वीडियो पोस्ट करूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, इस चैनल पर भी मैं ऐसी ही मूवीज लेकर आने की कोशिश करूंगा जिन्हें आपने पहले ना देखा हो, वो भी 15 मिनट के अंदर। मुझे यकीन है जैसे आपने मुझे इस चैनल पर प्यार दिया है वैसे ही कॉर्नर सीट पर भी देंगे। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम गैब्रियल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो सामने बैठे कुछ लोगों से बात कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है उसने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है और इस वक्त वो कुछ पुलिस ऑफिसर से लोगों के बदले पैसों और एक बस की डिमांड कर रहा है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी डिमांड्स नहीं मानते। जब गैब्रियल जाने के लिए वहाँ से उठता है तब हम देखते हैं उसके सामने फोर्स है। वो वहाँ बैठे स्टैनली को भी अपने साथ चलने बोलता है। उसके हाथ में रिमोट था, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। स्टैनली बाहर आकर देखता है हर तरफ पुलिस है, बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स है, पुलिस के चॉपर घूम रहे हैं, लेकिन गैब्रियल आराम से सामने की बिल्डिंग में चला जाता है। उसके अंदर जाने पर हम देखते हैं उसने हॉस्टेजेस के शरीर पर बम बांध रखे हैं। वो अपने एक आदमी से एक लड़की को बाहर ले जाने कहता है। उसके बाहर जाते ही गैब्रियल सामने ही रॉबर्ट नाम के ऑफिसर को कॉल करके बताता है उस लड़की के शरीर पर बम बंधा है और लोहे के छर्रे भी। साथ ही उसके गले में एक बेल्ट है और उसके बिल्डिंग से दूर जाते ही बम ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। वो तुरंत दूसरे ऑफिसर को रुकने कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उस आदमी को शूट करवा देता है। दूसरे सोल्जर आकर उस लड़की को दूर ले जाने लगते हैं। वो वापस जाने की कोशिश करती है। स्टैनली भी उसे छोड़ने बोल रहा था, लेकिन वो नहीं मानते और थोड़ी दूर जाते ही बम ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। आसपास की सभी कार्स पलट जाती है, खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं और एक छर्रा स्टैनली के सामने आता है। अब कहानी धमाके से 4 दिन पहले शुरू होती है, जहाँ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को एक एक्सेल नाम का आदमी मिलता है। एक्सेल के पास 2 पासपोर्ट थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। एक्सेल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। फिर हम वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है एयरपोर्ट पर पकड़ा गया आदमी उन्हीं के लिए काम करता है। ये सुनकर वो काफी परेशान होता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी कहानी के हीरो स्टैनली को, जिसका कैरेक्टर ह्यू जैकमैन ने निभाया है। स्टैन गरीब है और उसने एक बस के अंदर ही अपना घर बनाया था। वो गोल्फ खेल रहा था, तभी वहाँ जिंजर नाम की एक लड़की आती है। जिंजर को देखकर वो पूछता है वो यहाँ क्यों आई है। तब वो उसे कहती है उसका बॉस स्टैन से मिलना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है स्टैन एक काफी जाना माना हैकर है, जिसकी वजह से वो 2 साल जेल भी काट चुका है। स्टैन जिंजर का काम करने से मना कर देता है। तब जिंजर उससे कहती है उसे सिर्फ उसके बॉस से मिलने के लिए भी पैसे मिलेंगे, अगर काम पसंद ना आए तो वो मना कर दे। लेकिन स्टैन नहीं मानता। तब वो उससे उसकी बेटी हॉली के बारे में पूछती है। ये सुनते ही स्टैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और उसकी बेटी हॉली से बात कराने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है उसकी एक्स वाइफ अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट है और उसका करंट हस्बैंड एक पॉर्न फिल्म मेकर है। मतलब उसके साथ स्टैन की बेटी की जिंदगी बर्बाद ही होनी है। स्टैन के बहुत बोलने पर भी वो उसे उसकी बेटी से बात नहीं कराती। बाद में स्टैन काम पर जाने बाहर आता है, लेकिन बाहर अभी भी जिंजर खड़ी थी। वो उससे कहती है वो कब तक ऐसे ही रहेगा। उसने कई बार हॉली की कस्टडी के लिए केस किया था, लेकिन उसकी वाइफ का हस्बैंड अमीर है, जिसकी वजह से वो 6 बार केस हार चुका है। केस जीतने के लिए उसे अच्छे वकील और घर की जरूरत है, जिसके लिए उसे बहुत पैसे चाहिए। जिंजर कहती है वो उसकी मदद कर सकती है। फिर वो उसकी तरफ एक पर्स फेंकती है जिसमें $1,00,000 थे। ये पैसे वो सिर्फ अपने बॉस से एक बार मिलने के लिए दे रही थी। अगर उसे सौदा पसंद नहीं आया तो वो वापस आ जाए और पैसे रख ले। पैसे देखकर स्टैनली अपना इरादा बदल
लेता है और जिंजर के साथ चलने तैयार हो जाता है। वही एक्सल को इंक्वायरी के लिए कस्टडी में लिया जाता है, लेकिन एक्सल और उसका वकील दोनों मिलकर पुलिस को परेशान कर रहे थे और उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इन सबसे तंग आकर वहाँ रॉबर्ट आता है। यहाँ हमें पता चलता है एक्सल दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। फिर रॉबर्ट सबसे पहले एक्सल के वकील को बाहर फेंकता है और अपनी गन निकालकर उसे बताता है एक बार उसने एक हैकर का हाथ उड़ा दिया था और हैकर्स के लिए दोनों हाथ बहुत जरूरी होते हैं। तब एक्सल कहता है वो जिसके लिए काम करता है वो उसका हाल रॉबर्ट से भी बुरा करेगा। रॉबर्ट उसका नाम पूछता है, लेकिन एक्सल कहता है उसे उसका नाम नहीं पता। रॉबर्ट उससे कहता है जिसके लिए वो काम करता है उसे उसका नाम तक नहीं पता। रॉबर्ट को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। यहाँ पता चलता है एक्सल यहाँ से दूसरे देश भाग रहा था। रॉबर्ट इन्फॉर्मेशन के बदले एक्सल को दूसरे देश भेजने की डील करता है। तब हम देखते हैं वन वे मिरर से दो लोग उन्हें देख रहे थे। वो किसी को कॉल करके परमिशन लेते हैं। तभी एक ऑफिसर रॉबर्ट को आकर बताता है उसके लिए एक अर्जेंट कॉल है, जिसकी वजह से रॉबर्ट को जाना पड़ता है। लेकिन असल में ये एक चाल थी। वो रॉबर्ट को फोन पर उलझा देते हैं और इधर जिस कमरे में एक्सल और उसका वकील था उसके मिरर के पीछे से वो आदमी एक्सल और उसके वकील को शूट कर देता है। जब तक रॉबर्ट को पता चलता ये एक फेक कॉल है, एक्सल मर चुका था। दूसरी तरफ जिंजर फ्लाइट से एक्सल को गैब्रियल के पास लेकर आती है। अब यह गैब्रियल स्टैन को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सर्वर को हैक करने कहता है, लेकिन स्टैन मना कर देता है। यहाँ एक बहुत फनी और इंटेंस सीन आता है। जबरदस्ती एक लड़की स्टैन को बीजे देने लगती है। एक आदमी उसके सिर पर गन तान देता है। गैब्रियल कहता है कोई भी बड़ा हैकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सर्वर को 60 मिनट में हैक कर सकता है, लेकिन स्टैन को 60 सेकंड में इसे हैक करना होगा। गैब्रियल गिनती शुरू करता है। स्टैन कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका ट्राई फेल होता है। टाइम खत्म होने वाला था और स्टैन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में टाइम खत्म हो जाता है और गैब्रियल का आदमी बंदूक चला देता है, लेकिन गन में गोलियां नहीं होती। लेकिन स्टैन दिखाता है उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। सभी हंसने लगते हैं और गैब्रियल कहता है ये उसका एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो गया। लेकिन स्टैन गुस्सा होकर वॉशरूम चला जाता है। उसे देखने उसके पीछे पीछे जिंजर आती है। उसे देखकर स्टैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है मदद करने के नाम पर उसने उसे कहाँ फंसा दिया। अगर वो ये काम करेगा तो जल्दी जेल चला जाएगा और अपनी बेटी को कभी वापस पा नहीं सकेगा। तब जिंजर उसे समझाती है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी को वापस पा सके और गैब्रियल ही उसकी आखिरी उम्मीद है, वो उस पर भरोसा करे। स्टैन मान जाता है और बाहर आकर गैब्रियल से पूछता है उसे आखिर क्या करना होगा। तब वो उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट को एक जानकारी मिलती है। जब एक्सल को पकड़ा गया तब एयरपोर्ट पर 2 आदमी थे। फिर शाम को वही 2 आदमी स्टैन को लेकर गए। रॉबर्ट स्टैन को पहचान जाता है क्योंकि उसने ही स्टैन को पकड़ा था। रॉबर्ट को पता है स्टैन अपनी बेटी के लिए परेशान है और उसका स्टेप फादर एक पॉर्न फिल्म मेकर है, लेकिन उन्हें जिंजर के बारे में कुछ पता नहीं था। वही गैब्रियल के घर पर पार्टी चल रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे। गैब्रियल उससे पूछता है उसने वो हैक कैसे किया। स्टैन कहता है उसे पता नहीं, बस उसने कोड देखा और दिमाग में शुरू हो गया। फिर गैब्रियल और जिंजर स्टैन को एक रूम में लेकर आते हैं जहाँ गैब्रियल ने एक हाई एंड सिस्टम सेटअप कर रखा है, जिसकी स्पेसिफिकेशन देखकर स्टैन चौंक जाता है। फिर गैब्रियल उससे कहता है उसे एक ऐसा कोड या वायरस बनाना होगा जो किसी भी इनक्रिप्टेड कोड को हैक कर सके। स्टैन पहले मना करता है क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन गैब्रियल इसके बदले उसे $10 मिलियन ऑफर करता है। ये सुनकर स्टैन सोच में पड़ जाता है। फिर जिंजर उसे सेड्यूस करते हुए बताती है इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उसे एक कोड तोड़ना होगा। फिर से गैब्रियल के पूछने पर स्टैन मान जाता है। फिर रात भर उस सिस्टम पर काम करता है। यहाँ हम एक चीज देखते हैं, जब जिंजर गैब्रियल से मिलती है तो वो उसे किस करती है, लेकिन कई जगहों पर वो स्टैन की तरफ अट्रैक्ट रहती है। खैर, रात भर काम करने के बाद स्टैन अगले दिन लेट उठता है और अपनी बेटी से मिलने जाने के लिए जिंजर से उसकी कार मांगता है। फिर हम स्कूल के बाहर स्टैन की बेटी हॉली को देखते हैं। उसकी छुट्टी होने के बाद भी उसकी माँ उसे लेने नहीं आई थी। बेचारी बच्ची वही बैठ जाती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन वो नशे में घर में पड़ी थी। फिर स्टैन वहाँ आता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। स्टैन उसे घर तक लाता है, फिर उससे कहता है वो बहुत जल्द साथ रहेंगे। हॉली भी उसके साथ रहना चाहती है। फिर हॉली गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी बेटी के जाते ही एक पुलिस वाला स्टैन की कार में बैठ जाता है। उसे देखकर स्टैन समझ जाता है कि वो फंस चुका है, क्योंकि उसके पीछे रॉबर्ट भी अपनी गाड़ी में बैठा था। वो उस ऑफिसर की नाक पर मारकर भागने की कोशिश करता है, फिर गाड़ी से कूदकर भागता है। उसके पीछे पुलिस वाले थे। स्टैन भी उनसे बचने के लिए पूरी जान लगाता है और भागते भागते एक ढलान से कूद जाता है और फिसलते हुए बीच की तरफ गिरता है। उसके पीछे रॉबर्ट भी नीचे कूदता है, लेकिन नीचे स्टैन
पकड़ा जाता है। तब रॉबर्ट उससे पूछता है वो भाग क्यों रहा था। स्टैन कहता है क्योंकि वो उसे अरेस्ट करने आया है। इस पर रॉबर्ट उससे कहता है वो सिर्फ उससे पूछना चाहता था जब जज ने उसे उसकी बेटी हॉली से दूर रहने कहा है तो वो इस शहर में क्यों है। स्टैन जवाब देता है वो छुट्टियां मनाने आया है। रॉबर्ट कहता है इसी तरह एक्सेल नाम का हैकर भी इस शहर में आया था जो अब मर चुका है। आखिर एक ही शहर में इतने बड़े दो हैकर एक साथ छुट्टियां मनाने कैसे आए। लेकिन आखिर में रॉबर्ट उसे छोड़ देता है और उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर उसे जरूरत पड़े तो उसे कॉल कर ले। वहाँ से स्टैन सीधा गैब्रियल के घर पहुँचता है। वो देखता है जिंजर कपड़े चेंज कर रही थी लेकिन जिंजर की बॉडी पर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ये देखकर वो चौंक जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है। दरवाजे की आवाज से जिंजर तुरंत अपनी गन निकालकर स्टैन पर तान देती है। स्टैन उससे पूछता है आखिर वो है कौन, वरना वो गैब्रियल को सब बता देगा। उसके गन नीचे करते ही स्टैन ट्रांसमीटर खींच लेता है। तब पता चलता है जिंजर DEA के लिए काम करती है। वो उससे कहती है वो गैब्रियल के पीछे है, उसके नहीं। स्टैन अपना काम करे और अपना पैसा लेकर चला जाए। तभी जिंजर को ढूंढता हुआ गैब्रियल वहाँ आता है लेकिन स्टैन जिंजर का ट्रांसमीटर छुपा लेता है। गैब्रियल स्टैन को अपने साथ एक कैफे में लेकर आता है। फिर उससे प्रोग्राम स्वॉर्ड फिश के बारे में पूछता है लेकिन स्टैन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तब गैब्रियल उसे बताता है 1970 के दौरान DEA ने मतलब अमेरिका के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने कई डमी कंपनीज बनाई थी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। लेकिन वो कंपनीज पैसे कमाने लगी, बहुत ज्यादा पैसे। 1986 में जब स्वॉर्ड फिश प्रोग्राम को बंद किया गया तब कंपनी के अकाउंट में $400 मिलियन थे। सबको लगा वो पैसे गायब हो गए लेकिन वो पैसे एक बैंक में 15 साल से रखे हुए हैं जो अब बढ़कर 10 बिलियन हो चुके हैं। ये सुनते ही स्टैन शॉक रह जाता है। उसका प्लान था उन कंपनीज के अकाउंट्स को हैक करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाना। लेकिन स्टैन कहता है ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें पहले पता लगाना होगा उन कंपनीज के अकाउंट्स कौन से बैंक में थे और अभी वो पैसे कौन से बैंक में है, जिसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन तब गैब्रियल उसे पीछे मुड़ने कहता है क्योंकि वो बैंक उसके पीछे ही है। ये देखकर स्टैन शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट ने गैब्रियल के घर पर नजर रखी थी। हीट लोड से उन्हें पता चलता है उस घर में कोई सुपर कंप्यूटर है। रॉबर्ट को वहाँ स्टैन के साथ गैब्रियल भी दिखाई देता है। इधर स्टैन अपने काम में लगा हुआ था। स्टैन बताता है उसने कॉलेज के दिनों में एक वायरस बनाया था जिसे उसने इंटरनेट पर छुपा रखा है और गैब्रियल के सिस्टम की मदद से वो बैंक के सर्वर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ हमें पता चलता है वो एक सेनेटर मतलब पॉलिटिशियन है। रॉबर्ट के द्वारा ली गई गैब्रियल की फोटोज उस तक पहुँचती है। तभी गैब्रियल को एक कॉल आता है। ये सेनेटर का कॉल था। वो उसे उसकी ही फोटोज भेजता है। यहाँ हमें पता चलता है सेनेटर गैब्रियल के साथ मिला हुआ है और वो अपने किसी मकसद के बारे में बात करते हैं। लेकिन FBI को गैब्रियल पर शक हो गया था, इसीलिए सेनेटर उसे मिशन खत्म करने कहता है। लेकिन गैब्रियल उसकी बात नहीं मानता और अपना मिशन जारी रखता है जिसे वो खुद देखेगा। यहाँ हमें पता चलता है वो सेनेटर और गैब्रियल काफी समय से साथ काम कर रहे थे लेकिन अब गैब्रियल उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, इसीलिए वो अपने आदमी को गैब्रियल को मरवाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ स्टैन अपने काम में लगा हुआ था और बहुत मेहनत के बाद वो बैंक की फायरवॉल को ब्रेक करने का फॉर्मूला ढूंढ लेता है। लेकिन उसकी वाइन खत्म हो गई थी, इसीलिए वो नीचे वाइन लेने जाता है जहाँ बहुत सारी बोतल्स थी। वो अपनी मनपसंद बोतल ढूंढ रहा था लेकिन तभी उसे कोल्ड स्टोरेज में गैब्रियल की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है और सीधा ऊपर आता है। लेकिन टू द सरप्राइज गैब्रियल उसके सामने से आ रहा था। वो हैरानी से उसे देखता है लेकिन उसे फिलहाल कुछ नहीं बताता। गैब्रियल उसे ड्राइव पर ले जाता है। वो स्टैन से किसी जादूगर के बारे में बात करता है जो ऑडियंस के सामने हाथी को तक गायब कर देता था। वो ऐसा मिस डायरेक्शन से करता था, लोगों का ध्यान किसी और चीज में लगाकर वो अपना काम कर देता। गैब्रियल का मानना था जो आंखें देखती है लोग उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग भी हो सकती है। तभी उसे समझ में आता है कोई उनका पीछा कर रहा है। गैब्रियल स्पीड में गाड़ी भगाता है, फिर गाड़ी स्लो करके दोनों हाथों से कार्स को उड़ा देता है। फिर उतरकर अपनी डिक्की से गन लेने जाता है लेकिन सामने से 2 कार्स और आ रही थी। तभी गैब्रियल अपनी मशीन गन निकालता है और एक कार को ब्लास्ट कर देता है। फिर स्टैन को गाड़ी चलाने बोलता है। यहाँ एक लंबा चेस सीन होता है लेकिन अंत में वो आखिरी कार को भी मार गिराता है। जब वो उस कार में बैठे
आदमी को देखता है तो सब समझ जाता है ये किसका काम है। तब उसके आदमी भी वहाँ आते हैं। स्टैन वापस जाने तैयार नहीं होता, लेकिन गैब्रियल गन पॉइंट पर उसे वापस जाने और 12 घंटों में बैंक का सर्वर हैक करने कहता है। ये देखकर स्टैन वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वहाँ गैब्रियल आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। स्टैन मान नहीं रहा था, लेकिन गैब्रियल उसे अपनी बेटी के बारे में याद दिलाती है और स्टैन रुक जाता है। दूसरी तरफ हम एक चॉपर को देखते हैं जिसमें से गैब्रियल निकलता है और उसके सामने वो सेनेटर था। यहाँ गैब्रियल उसे मारने की कोशिश करने के लिए कन्फ्रंट करता है। वही उस सेनेटर का खास आदमी कहीं जाने के लिए कार में आता है। यहाँ गैब्रियल उसे गद्दार कहता है और उसे वही शूट कर देता है। दूसरी तरफ सेनेटर का खास आदमी कार स्टार्ट करते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब इन दोनों को ही पता था गैब्रियल उनके लिए काम करता था, लेकिन अब गैब्रियल आजाद था। फिर उसका आदमी स्टैन को कहीं लेकर आता है। यह स्टैन गैब्रियल से मिलता है। स्टैन का काम हो चुका था, वो उसे सीडी दे देता है और गैब्रियल उसकी बात उसके बैंक में करवाता है। वादे के मुताबिक उसने स्टैन के अकाउंट में $10 मिलियन जमा करा दिए थे, लेकिन अभी स्टैन का काम खत्म नहीं हुआ था। गैब्रियल उसे बताता है आखिर वो ये क्यों कर रहा है। तो 1950 में ब्लैक सेल नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका हेड वो सेनेटर था। ब्लैक सेल का काम अमेरिका की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है और गैब्रियल इसी आजादी को बरकरार रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए अपने ही देश का पैसा चुराने का क्या मतलब। तब गैब्रियल कहता है ये एक जंग है और जंग में पैसे तो लगते ही है। जब स्टैन आगे जाकर देखता है वहाँ गैब्रियल ने सच में वॉर की तैयारी कर रखी थी। गैब्रियल कहता है अगर कोई भी उनके मुल्क पर हमला करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी ही होगी। अगर वो एक प्लेन हाईजैक करते हैं तो वो उनके एयरपोर्ट उड़ा देते हैं। अगर कोई बिल्डिंग उड़ाता है तो वो पूरा शहर उड़ा देते हैं। जब तक उनके दिलों में डर रहेगा कोई भी अमेरिका पर हमला करने के बारे में 4 बार सोचेगा। स्टैन समझ जाता है गैब्रियल बैंक के सर्वर से पैसे नहीं निकालने वाला, बल्कि वो बैंक के अंदर घुसने वाला है और स्टैन को उनके साथ चलना होगा। लेकिन गैब्रियल के इतने खतरनाक इरादे जानकर स्टैन वहाँ की पावर केबल खींचकर भाग जाता है, लेकिन गैब्रियल उसे जाने देता है क्योंकि उसे पता है स्टैन खुद वापस आएगा। फिर वो लोग कार से बाहर आते हैं और गैब्रियल अपनी बाकी कार के साथ सीधा बैंक के अंदर घुस जाता है और एक बस बैंक के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देती है। फिर गैब्रियल बैंक के मैनेजर से सर्वर रूम की चाबी लेता है और बाकी लोगों को बंधक बना लेता है। दूसरी तरफ स्टैन सीधा अपनी बेटी के पास पहुंचता है, लेकिन उसके वाइफ के घर में कोई नहीं था, लेकिन बेडरूम में उसे अपनी एक्स वाइफ और उसके हस्बैंड की लाश मिलती है। वो तुरंत अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो समझ जाता है उसे गैब्रियल ने किडनैप करवाया है। वो तुरंत रॉबर्ट को कॉल करता है और मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। ब्लास्ट के बाद मरने वालों की लाशें हटाई जाती है। रॉबर्ट और गैब्रियल दोनों इस ब्लास्ट के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अब गैब्रियल को एयरपोर्ट पर प्लेन 25 मिनट में चाहिए। अब उनके पास उसकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था, लेकिन रॉबर्ट का सीनियर प्लेन में बम लगाने की सोचता है। इस तरफ स्टैन अपनी बेटी को देखने कहता है। उसे हॉली दिखाई जाती है। गैब्रियल कहता है वो पैसे ट्रांसफर करे और चला जाए। उन लोगों ने बैंक के सर्वर से अपने सिस्टम कनेक्ट कर दिए थे। स्टैन वो सीडी लेता है और उसकी मदद से गैब्रियल के बताए अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर देता है। सब कुछ ठीक था। गैब्रियल उसे उसकी बेटी दे देता है। गैब्रियल उसकी तारीफ करता है और उसे जाने देता है। बाप बेटी जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है स्टैन ने कोई चाल चली है। वो दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन हॉली को किसी तरह बाहर भेज देता है और उसकी बेटी बच जाती है, लेकिन स्टैन पकड़ा जाता है। गैब्रियल उससे पूछता है उसने क्या किया। तब स्टैन बताता है अब पैसे हर 60 सेकंड्स में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते रहेंगे और ऐसा 10 साल तक होता रहेगा। गैब्रियल उसे ये फिक्स करने कहता है, लेकिन ये स्टैन के लिए भी नामुमकिन था क्योंकि अकाउंट 1400 बिट साइफर से इंक्रिप्टेड है, जिसकी फायरवॉल को तोड़ना उसके लिए भी मुमकिन नहीं। वो गैब्रियल के साथ डील करता है वो बंधकों को छोड़ दे। तब स्टैन उसे बता देगा पैसे उसे कब और कहाँ मिलेंगे, लेकिन गैब्रियल हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। वो जिंजर को लेकर आता है और उसे फांसी पर लटका देता है। वो 60 सेकंड्स में मर जाएगी। स्टैन तुरंत कंप्यूटर के पास जाकर पैसे ट्रांसफर करना शुरू करता है और 1 मिनट के अंदर गैब्रियल के बताए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेता है। गैब्रियल जिंजर को उतरवा देता है, लेकिन उतारते ही उसे शूट कर देता है। ये देखकर स्टैन शॉक रह जाता है, लेकिन गैब्रियल को बहुत पहले से पता था जिंजर डीईए के लिए काम करती है। फिर एक आदमी बताता है प्लेन 25 मिनट में रनवे पर आने वाला है। गैब्रियल स्टैन के साथ सभी लोगों को बस में बैठाता है। तब स्टैन देखता है गैब्रियल का आदमी बस में बंदूक रख रहा था। गैब्रियल सबको बताता है किसी ने भी इस बस से दूर जाने की कोशिश की तो उसके गले में लगा बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वो बस लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनके लिए जेट
रेडी किया जाता है। बस को पुलिस की कार्स फॉलो कर रही थी। स्टैन उससे पूछता है उसे ये सब जायज लगता है। तब गैब्रियल उससे कहता है लाखों लोगों की जान बचाने के लिए कुछ हजारों को मारना भी पड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्टैनली उससे बिल्कुल अलग सोचता है। उसके मुताबिक किसी एक बेगुनाह को मारकर वो कितने भी गुनाहगारों को मार दे, इससे वो बेगुनाह इंसान वापस नहीं आ सकता। सामने पुलिस ने बस के लिए एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता क्लियर कर दिया था, लेकिन गैब्रियल उनसे हमेशा एक कदम आगे था। वो एयरपोर्ट की जगह सीधा जाने लगता है। किसी को समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। पुलिस उसे फॉलो कर रही थी। स्टैन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तभी वहाँ एक कार्गो चॉपर आता है और गैब्रियल सबकी उम्मीद से उलट बस को एयरलिफ्ट करवा लेता है। ये खबर एयरपोर्ट पर मौजूद रॉबर्ट के सीनियर को मिलती है। ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन हर बार चीजें गैब्रियल के मुताबिक नहीं होती। दरअसल हवा बहुत तेज चल रही थी और पायलट को बस एक बिल्डिंग के ऊपर से ले जाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन गैब्रियल के कहने पर वो चॉपर को और ऊपर लेता है। बस तो ऊपर हो जाती है, लेकिन एक बोट से टकरा जाती है, जिससे उसका एक केबल टूट जाता है और बहुत ज्यादा हिलने से बस एक बिल्डिंग से टकरा जाती है, जिससे उसका दूसरा केबल भी टूट जाता है और बस लटक जाती है। सब लोग बस की पिछली तरफ गिरने लगते हैं। गैब्रियल का खास आदमी एक हॉस्टेज को लेकर नीचे गिरता है। वो बस को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही गिर जाता है और नीचे गिरने से पहले ही उस पर लगा बम ब्लास्ट हो जाता है। बस हवा से बहुत ज्यादा हिल रही थी, लेकिन चॉपर का पायलट जैसे तैसे बस को तय की गई बिल्डिंग तक ला लेता है। उस बिल्डिंग की छत पर एक और चॉपर था। पायलट बस छत पर लैंड करवाता है। नीचे पुलिस भी पहुंच गई थी। रॉबर्ट बिल्डिंग को खाली करवाता है और फोर्स ऊपर जाने लगती है। वही ऊपर गैब्रियल सभी के बम ऑफ करवा देता है और स्टैन से अलविदा लेकर जाने लगता है। स्टैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल कहता है यही एंडिंग है और चला जाता है। तभी स्टैन को याद आता है बस में बजूका है। वो तुरंत बस के अंदर आता है और गैब्रियल को चॉपर की तरफ जाते हुए देखता है। फिर तुरंत बजूका लेकर बाहर आता है। चॉपर टेक ऑफ कर चुका था और वहाँ रॉबर्ट भी पहुंच चुका था। वो स्टैन को मना करता है, लेकिन स्टैन बजूका फायर कर देता है और वो सीधा जाकर चॉपर को ब्लास्ट करता है। मतलब गैब्रियल मारा जाता है और वो लोग स्टैन को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्टैन और रॉबर्ट गैब्रियल की लाश को आइडेंटिफाई करने मॉर्ग में आते हैं। उसकी लाश पूरी तरह जल चुकी थी। डॉक्टर बताता है उसके दांतों की रिपोर्ट इजराइल के मोसाद एजेंसी के एजेंट गैब्रियल से मिलती है। साथ ही एक पुलिस ऑफिसर आकर बताता है जिंजर नाम की कोई भी एजेंट DEA में नहीं है और किसी भी हॉस्पिटल में उसकी लाश भी नहीं मिली। तब स्टैन को गैब्रियल की कही बात याद आती है कि जादूगर लोगों का ध्यान भटकाकर कैसे स्टेज से हाथी भी गायब कर लेते थे, क्योंकि जो आंखें देखती है, कान सुनते हैं, दिमाग उसे ही सच मानता है। मतलब जिंजर का खुद को DEA बताना झूठ था और उसने सिर्फ गैब्रियल को चॉपर की तरफ जाते हुए देखा, चॉपर में बैठते हुए नहीं। जब चॉपर ब्लास्ट हुआ उसने सीढ़ियों से जाते हुए किसी की झलक देखी थी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। मतलब ये लाश उस आदमी की थी जिसे स्टैन ने गैब्रियल के स्टोरेज रूम में देखा था। मतलब उसका नाम गैब्रियल भी नहीं है, गैब्रियल इस आदमी का नाम है और हो सकता है शक्ल भी उसकी ना हो, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। ये सोचकर स्टैन हंसने लगता है, क्योंकि गैब्रियल ने जानबूझकर जिंजर को मारने का नाटक किया और जानबूझकर स्टैन के सामने बजूका रखवाया, क्योंकि उसे पता था जिंजर की मौत का बदला लेने के लिए स्टैन जरूर उसे यूज करेगा और वैसा ही हुआ। स्टैन रॉबर्ट को ये सब नहीं बताता। पुलिस के लिए ये केस क्लोज हो चुका था। फिर हम स्टैन को अपनी बेटी के साथ देखते हैं। लंच करने के बाद दोनों कहीं और घूमने निकल जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन गैब्रियल ने हर तरफ से स्टैन की मदद ही की थी। उसे $10 मिलियन भी दिए और उसकी एक्स वाइफ और उसके हस्बैंड को मारकर उसे कोर्ट से भी बचा लिया और वो लोग मरने के ही लायक थे। या तो अपनी माँ के साथ रहकर होली ड्रग एडिक्ट बन जाती या उसका सौतेला बाप उसे पॉर्न स्टार बना देता। अगले सीन में हम मोंटे कार्लो में एक बैंक देखते हैं। एक लड़की वहाँ आती है और बैंक से पैसे विड्रॉल करवाती है। अकाउंट का पासवर्ड स्वॉर्डफिश था और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंजर थी। फिर जिंजर पैसे लेकर एक बोट पर आती है जहाँ अलग हेयर स्टाइल में गैब्रियल खड़ा था। फिर एक नरेशन के जरिए हमें बताया जाता है दुनिया के बड़े बड़े आतंकी मारे जा रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कुछ लोग गैब्रियल के सपोर्ट में होंगे और कुछ लोग अगेंस्ट में। मैं ये नहीं कहूंगा कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि यहाँ दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर दूसरा आपसे कुछ अलग सोचता है तो वो गलत ही होगा। वो भी अपना पक्ष रख सकता है जो उसके हिसाब से सही है। जैसे हम अपने ओपिनियन को मानते हैं, हमें दूसरों के ओपिनियन की भी
भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस इसी नोट पर ये वीडियो भी यही खत्म करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाना ना भूले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। साथ ही स्क्रीन पर भी उसका ही वीडियो आ रहा है। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।